नमस्कार। क्लाइमेटोलॉजी सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, यानी वे सभी नियंत्रक या कारक जो किसी भी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करते हैं या प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी स्थान की जो जलवायु है वो वहाँ के वायुमंडलीय तत्वों के द्वारा निर्मित होती है या उनसे मिल के बनती है। और प्रत्येक स्थान पे ये जो वायुमंडल के तत्व हैं, जिनमें कि हम सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन, अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस, इनको शामिल करते हैं। ये हमारी पृथ्वी पे हर जो स्थान है उस पे विद्यमान रहते हैं। और दिन प्रतिदिन के मौसम एवं जो जलवायु होती है अलग अलग स्थानों की, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी प्रत्येक क्षण एक ही स्थान पे सदैव एक जैसा मौसम नहीं मिलता, और इसी कारण से मौसम की इसी परिवर्तनशीलता के कारण से उस स्थान की जो जलवायु है उसमें भी विभिन्नता मिलती है। और इसी के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो जलवायु एवं मौसम के बारे में बात करने के लिए दो बातों को समझना या उल्लेख करना आवश्यक है। पहला है जलवायु के तत्व और दूसरा है जलवायु के नियंत्रक या कारकों के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु या मौसम के तत्वों के बारे में। तो जिन तत्वों के सम्मिश्रण से, यानी जिनके मिलने से मौसम की उत्पत्ति होती है, उनमें सौर विकिरण, तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षा आदि मुख्य हैं और ये मौसम के तत्व कहलाते हैं। इनके आधार पर किसी भी स्थान की जलवायु भी निर्धारित होती है एवं जलवायु संबंधी जो परिवर्तन और जो अंतर हैं वो इन्हीं के आधार पे आंके जाते हैं। और इसीलिए इन्हें जलवायु के मौलिक आधार या मौलिक तत्व कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि ये एक तरह से बेस होते हैं किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए। और दूसरे हैं जलवायु के कारक या नियंत्रक, फैक्टर्स और कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट। तो वे सभी कारण जिनसे मौसम एवं जलवायु के तत्वों में प्रादेशिक एवं कालिक परिवर्तन होते हैं, और या हम ऐसे कह सकते हैं कि जलवायु के जो तत्व होते हैं उनमें भिन्नता के कारण, यानी हमने जो अभी बात की थी कि सोलर रेडिएशन है, एयर टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे जो कारक हैं इनमें जो वेरिएशन आता है उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम जलवायु के कारक अथवा नियंत्रक कहते हैं। और ऑस्टिन मिलर ने ये कहा कि जलवायु के जो कारक होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जो गणितीय विधि से संकल्पित होते हैं या जिनका मापन किया जा सकता है, अतः स्थिर होते हैं, और दूसरे वे जो परिवर्तनशील होते हैं, इस कारण से अविश्वसनीय होते हैं। और उन्होंने बताया कि पहला जो वर्ग है उसमें अक्षांश आएंगे और द्वितीय वर्ग में समुद्री धाराएं जो हैं उनको शामिल किया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उनमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण जो कारक है वो है अक्षांश। किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है अक्षांश। और किसी भी अक्षांश पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर होती है। यानी किसी भी हमारी पृथ्वी पे किसी भी स्थान की जो लोकेशन है वो किस अक्षांश पे है, उस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे सोलर रेडिएशन कितना
कितनी देर तक और कितनी मात्रा में प्राप्त होगा, और उसी के अनुसार वहाँ उस स्थान की जो क्लाइमेट है वो निर्धारित होती है। और इसी स्थिति को हम इस डायग्राम से समझते हैं जो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसमें हमारी पृथ्वी की जो उत्तरायण स्थिति होती है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है, और सूर्य की जो किरणें हैं वो इस वक्त जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर उस पे सीधी पड़ रही हैं। अर्थात इस वक्त सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे बिल्कुल 90 सतह के साथ बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, जिसके कारण जैसे जैसे हम कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे और जैसे ही कर्क रेखा से हम दक्षिण की ओर जाएंगे, सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो दोनों ओर ही बढ़ता चला जाएगा, और सीधी किरणें कम सतह घेरने के कारण यानी वो थोड़ी जगह को जल्दी गर्म कर पाती हैं। इसकी बजाय जो तिरछी किरणें होती हैं वे सतह के ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर लेती हैं, इसलिए उनका फैलाव ज़्यादा सतह पे हो जाता है, जिससे वे उस सतह को इतना ज़्यादा गर्म नहीं कर पाती। एक तो ये हो गया, यानी सतह पे उनका फैलाव जो है वो किरणों के एंगल पर निर्भर करता है, और दूसरा दिन की अवधि पे निर्भर करता है, कितना लंबा दिन होगा। उत्तरायण की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तप की मात्रा जो है वो ज़्यादा रहेगी बजाय दक्षिणी गोलार्ध के। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी उल्लेखनीय है कि जैसे जैसे इस स्थिति में हम कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो ध्रुवों पे 24 घंटे के दिन मिलेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो सूर्य तप की मात्रा जो है वो बहुत कम पाई जाती है। तो उसका भी कारण यही है कि वहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछापन बढ़ता हुआ जाता है, जिसके कारण वे सतह को ज़्यादा सतह पे फैल जाती हैं और वे उस सतह को उतना गर्म नहीं कर पाती। और दूसरा उसका कारण ये भी है कि कर्क रेखा पे जब हम इस स्थिति को देख रहे हैं तो सूर्य की जो किरणें आ रही हैं उन्हें वायुमंडल की जो परतें हैं उनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी एकदम सीधी आ रही हैं, कम एरिया कवर करते हुए आ रही हैं, इसलिए उनका जो हीट लॉस है यानी जो ऊर्जा का क्षय है वो उनका कम हो रहा है, और वे पूरी पावर के साथ यहाँ पहुँच के इस एरिया को, इस सतह को गर्म कर पा रही हैं। और इसके विपरीत जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे उन्हीं सूर्य की किरणें जब वे आ रही हैं तो उन्हें वायुमंडल की जो परतें हैं उनका एक लंबा, उनका जो यात्रा पथ है वो लंबा हो जाता है। उस लंबे होने के कारण उनका जो हीट लॉस है वो ज़्यादा होता है, तो वे अपने साथ लाई हुई एनर्जी से सूर्य जो सतह है उसको उतना गर्म नहीं कर पाती। तो यहाँ पे ये बात हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल की उपस्थिति के कारण सौरिक शक्ति का अक्षांशीय वितरण प्रभावित होता है, क्योंकि वायुमंडल की मोटाई तथा शुद्धता या पारदर्शकता सौरिक ताप को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पे हम ये भी मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो सर्वाधिक सूर्य तप की जो मात्रा है वो कर्क रेखा और मकर रेखा पे मिलती है, क्योंकि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पे क्लाउडनेस की वजह से सूर्य तप की मात्रा उतनी नहीं मिल पाती। और इसी तरह से जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण और सूर्य की किरणें ज़्यादा लंबे यात्रा पथ से होती हुई वे यहाँ ध्रुवों पे पहुँचती हैं, इस कारण से वो उतना उसको सतह को गर्म नहीं कर पाती। इसकी बजाय स्वच्छ एवं साफ आकाशीय स्थिति होने के कारण जो कर्क और मकर रेखीय जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को सूर्य तप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, यानी इन क्षेत्रों में सूर्य तप जो है या तापमान जो है अधिक मिलता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थान की पृथ्वी पे
अक्षांशीय जो स्थिति है वो उसके सूर्य विकिरण की जो मात्रा है उसको प्रभावित करती है, और इसी से ही किसी भी स्थान की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अक्षांश बढ़ने के साथ साथ तापमान जो है वो घटता चला जाता है। और जो नेक्स्ट फैक्टर है जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है समुद्र तल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड या एलिवेशन भी हम कह सकते हैं। तो समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव जलवायु के कई तत्वों पे पड़ता है, जैसे टेम्परेचर और एयर प्रेशर यानी वायु दाब, और वायुमंडल की जो कुल परतें होती हैं उनका जो भार है वो समुद्र तल पे सबसे ज़्यादा होगा, यानी जो उनका जो प्रेशर है सबसे ज़्यादा जो है वो समुद्र तल पे होगा, और वो लगभग 1013 मिलीबार होता है सागरीय सतह पे। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वो कम होने लगता है, और सागरीय सतह से 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे वो लगभग 50% कम हो जाता है। और यही स्थिति जो है वो तापमान की होती है। सागरीय सतह से जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान भी कम होने लगता है, और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, जिसे कि सामान्य ताप पतन दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट जिसे कहा जाता है। इसके साथ ही एक बात उल्लेखनीय है कि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पे तापमान एल्टीट्यूड के कारण कम होता है, लेकिन जो सूर्य की किरणों की तीव्रता होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल जो है वो अपेक्षाकृत स्वच्छ पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो सूर्योन्मुख यानी सूरज के सामने वाले जो ढाल होते हैं वे जल्दी गर्म हो जाते हैं, जबकि सूर्य के विमुख यानी पीछे के जो ढाल होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम मिलते हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है पर्वतीय क्षेत्रों की वो है वहाँ की स्नो लाइन यानी हिम रेखा। तो जैसे जैसे हम विषुवतरेखीय प्रदेशों से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान घटने लगता है, और इस कारण से विषुवत रेखा पे जो हिम रेखा है वो लगभग 18,000 फीट पे मिलती है। किंतु अगर हम 25 डिग्री अक्षांश पे हिमालय में हिम रेखा देखें तो वो 16,000 फीट पे मिलेगी, और अगर हम 45 डिग्री अक्षांश पे एल्प्स में स्नो लाइन जो है उसकी बात करें तो वो हमें 10,000 फीट पे मिलेगी। तो ध्रुवों के निकट जो ये स्नो लाइन है वो समुद्र तल पे ही मिलेगी, यानी ग्रीनलैंड वगैरह में समुद्र तल पे ही हिमरेखा स्थित होती है। इस प्रकार पर्वतीय प्रदेशों की अनेक विशेषताएं होती हैं, और उनमें से एक विशेषता उसकी जो है वो वर्षा की मात्रा भी होती है। पर्वतों पर सामान्यतया मैदानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, और अधिकतम जो वर्षा है वो 3,000 से लेके 6,000 फीट की ऊंचाई के बीच होती है, जिसे वर्षा की पेटी भी कहा जाता है। और इससे ऊपर की ओर जाने पर वायु में नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वहाँ इतनी वर्षा नहीं हो पाती, और वहाँ वर्षा की विलोमता इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य कारक हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले, उनके बारे में हम इसके अगले पार्ट में चर्चा करेंगे।